Good morning everyone. This is Priya Malik and you are watching me on Crack Teaching Exams. स्टूडेंट ये हमारा जो HSSC TGT में पेडागोजी का सेक्शन है वो 15 नंबर का आएगा और इसमें सिर्फ 5 यूनिट है, 5 यूनिट है और सेम सिलेबस KVS के अंदर था। तो इस वीडियो में हम हमारी यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको यूनिट 1 से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो हमारे KVS में ये पेडागोजी आई थी, TGT में ये 40 नंबर की आई थी और PRT में ये 60 नंबर की। ये पाँचों यूनिट करने के बाद में वो 100 के 100 क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आए थे इन पाँचों यूनिट से, वो इस चैनल पे इसी एक वीडियो 100 क्वेश्चन की करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते थे विद आंसर की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। फर्स्ट यूनिट में हमारे ये 4 पोर्शन है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यूनिट 1 की मैराथन है। फर्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेज। ये ग्रोथ का कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, मैचुरेशन क्या होती है परिपक्वता वो पढ़ेंगे, वृद्धि क्या होती है, विकास के प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है वो पढ़ेंगे, डिबेट वाद विवाद ये नया टॉपिक आया और ये इसमें KVS में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। डेवलपमेंटल टास्क और चैलेंजेज क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। और सेकंड जो हमारा इसका टॉपिक है वो है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विकास के क्या क्या डोमेन है, डोमेन कौन कौन से, एक हमारा फिजिकल होता है शारीरिक, एक हमारा कोग्निटिव होता है और एक हमारा सोशियो इमोशनल होता है और एक होता है हमारा मोरल एटसेट्रा। डेविएशन इन डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में क्या क्या डेविएशंस होते हैं वो पढ़ेंगे एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या होती है हमारी किशोरावस्था क्या होती है वो पढ़ेंगे। नीड्स उसकी ज़रूरतें क्या क्या होती है एडोलसेंस की, किशोरावस्था में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या चैलेंजेज होते हैं। एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट बनाए गए, इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं किशोरावस्था को सपोर्ट करने के लिए, वो क्या क्या होते हैं। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, और होम स्कूल कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं वो क्या क्या होती हैं। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले हमारा ये 4th वाला टॉपिक है वो करेंगे सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू इंटरलाइज द वैल्यूज एंड नॉर्म्स इनटू इटसेल्फ टू लिव इन सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है अभी, सोसाइटी के नॉर्म्स को याद करना और उनकी अपनी लाइफ में डालना, तो उसके अनुसार उनके नॉर्म्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती है, उनको सीखना, उसकी सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स होते हैं उनको इंटरलाइज करना, उनको अपने अंदर ढालना, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन। अब देखो सोशलाइजेशन के 3 कीवर्ड होते हैं, NCR एग्जाम्स में ये पक्के आते हैं। इन 3 कीवर्ड को याद रखना। N से होता नॉर्म्स, C से होता कस्टम, R से होता रूल्स। जहाँ पे भी आपको ये 3 वर्ड दिख जाएं और सोशलाइजेशन के बारे में पूछ लिया जाए तो यही आएंगे। नॉर्म्स होते हैं नियम, कस्टम होते हैं रिवाज, रूल्स होते हैं कानून। सोशलाइजेशन फर्स्ट हमारा सोशलाइजेशन होता है वो हमारा फैमिली से होता है। हमारी फर्स्ट एजेंसी कौन सी होती है सोशलाइजेशन की, फैमिली। F से फैमिली, F से फर्स्ट, ये याद रखना। और सेकेंडरी जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो हमारा स्कूल से होता है, जैसे S से सेकेंडरी और S से स्कूल। इसको हमको कैसे याद रख सकते हैं, NCR। सोशलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, ये पूरी उम्र चलती है। कवर मल्टीपल एस्पेक्ट, ये मल्टीपल एस्पेक्ट बहुत सारे पहलुओं को कवर करता है हमारा सोशलाइजेशन। हमारा सामाजिकरण कौन कौन से को करता है, देखो सोशल को करता है, मोरल को करता है, इमोशनल। सामाजिक होता है हमारा, नैतिक होता है और हमारा भावनात्मक। तीनों विकास हमारे सोशलाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं। लर्न से सोशल वैल्यूज, और हमारी सामाजिक जो वैल्यूज होती हैं हम वो लर्न करते हैं। टू अडेप्ट द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है वो लगातार चेंज हो रहा है, हम उसको अडेप्ट करते हैं किसके थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू। अब सोशलाइजेशन के कितने टाइप होते हैं ये हम पढ़ेंगे। वैसे हमारे STET CTET में हम 2 ही टाइप पढ़ते थे, लेकिन सोशलाइजेशन के 5 टाइप होते हैं। इन KVS और DSSB के एग्जाम में हम कितने टाइप पढ़ेंगे, 5। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। इट हैपन्स ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, जो हमारा इन्फेंसी शैशवावस्था और बचपन जो हमारी बाल्यावस्था होती है उसमें होता है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर द चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड, यहाँ से बच्चा सोशलाइज होना शुरू हो जाता है इन्फेंसी से और चाइल्डहुड से।
थ्रो द फैमिली इन अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, बच्चे का स्टार्टिंग का जो हमारा सोशलाइजेशन होता है अर्ली चाइल्डहुड बोल सकते हैं या इन्फेंसी बोल सकते हैं, वो कहाँ से होता है हमारा फैमिली से। फर्स्ट स्कूल बच्चे का क्या होता है हमारा होम होता है। इन्फेंसी में हमारा जो सोशलाइजेशन होता है वो होता है हमारा फैमिली से, और इस सोशलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था में जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो होता है हमारा फैमिली से, और इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। और अर्ली चाइल्डहुड में भी हमारा फैमिली से ही होता है, और कौन सा होता है ये हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन। जितने भी हमारे ब्लड रिलेशन है वो हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आते हैं, ब्लड भाई बहन माता पिता जितने भी आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा कौन सा होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, इट अकर्स वंस द इन्फेंट पासेज इनटू चाइल्डहुड फेज एंड कंटिन्यूस इनटू मैच्योरिटी, जब बच्चा इन्फेंसी से चाइल्डहुड में चला जाता है और चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रहता है मैच्योरिटी तक, मतलब अडल्टहुड तक उसका क्या रहता है मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योरिटी गेन नहीं कर लेता तब उसका क्या होता है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये क्वेश्चन आते हैं इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में हमारा कौन सा सोशलाइजेशन होता है प्राइमरी या सेकेंडरी, तो वो हमारा कौन सा होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी में क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस डेट बिगिंस थ्रू एजेंसी सच एज नेबरहुड स्कूल एंड पीयर ग्रुप। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमारा कहाँ होता है, नेबरहुड में होता है, स्कूल में होता है और पीयर ग्रुप में होता है। और लेटर चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, हमारी गैंग एज भी बोलते हैं। इस गैंग एज में हमारा कौन सा सोशलाइजेशन होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ से होता है, नेबरहुड से होता है, स्कूल से होता है और हमारे पीयर ग्रुप से होता है। थर्ड जो टाइप होती है सोशलाइजेशन की होती है हमारी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल क्या होता है हमारा विकासात्मक समाजीकरण। इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन ए सोशल इंस्टीट्यूट और डेवलपिंग सोशल स्किल्स, मतलब एक सामाजिक जो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है उसमें हम सामाजिक स्किल सीखते हैं, हमें नहीं पता होती लेकिन हम हमारी डेवलप करते हैं सोशलाइजेशन, तो उसको क्या बोलते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। जैसे कोई लड़की है उसकी वो अपने पापा के घर होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो शादी के बाद ससुराल के रूल को डेवलप कर लेती है, उनको सीख लेती है, तो उसको क्या मतलब उसका विकास हो जाता है समाज से उन रूलों को सीख के, तो वो हमारा कौन सा सोशलाइजेशन हो जाता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। और नेक्स्ट है हमारा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द मेंटल रिहर्सल्स concentrate to the mental rehearsals plays and subtle change in values and participation that a significant change in social rules about it to occur। कोई भी इंसान अगर कोई गुनाह कर देता है और उसको भविष्य कोई भी इंसान कोई काम करता है और उसको उसका पता होता है कि अब इस काम के क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं, तो उस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं एंटिसिपेटरी। जैसे कि कोई भी इंसान कोई क्राइम कर देता है, क्राइम की क्या होती है सजा, सजा की के लिए से बचने के लिए वो क्या करता है एक वकील करता है, और वो वकील उसकी क्या करवाता है बेल, उस बेल को क्या बोलते हैं एंटिसिपेटरी। हमें पता होता है हम कोई भी काम करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट से बचने के लिए हम जो व्यवहार करते हैं वो होता है हमारा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। कोई भी काम जो आपने आज किया उसके फायदे और नुकसान देखकर आप जो भी व्यवहार करते हैं उससे हम क्या कहते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। फ्यूचर पर्सपेक्टिव को जिसमें हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं एंटी सोशलाइजेशन। अगर आपके एग्जाम में आ जाए फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हमारा कौन सा सोशलाइजेशन होता है को देखकर हम कोई व्यवहार करते हैं तो वो होता है हमारा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट होता है हमारा रीसोशलाइजेशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ। कोई भी हमारा पहले वाला बिहेवियर होता है हम उसको चेंज कर लेते हैं और नया बिहेवियर अपना लेते हैं, समाज के अनुकूल व्यवहार को करते हैं, तो वो होता है हमारा रीसोशलाइजेशन। जैसे कोई हमने गलत काम कर दिया और समाज ने हमको समाज से बाहर कर दिया लेकिन हम उस व्यवहार को छोड़कर नया व्यवहार कर लेते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, तो वो होता है हमारा रीसोशलाइजेशन। दिस अकर्स थ्रू द ह्यूमन लाइफ। अब हमारे सोशलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होते हैं हमारे 5 टाइप के। इसको एक ट्रिक होती है किससे याद रख सकते हैं, फिर से दिल आया रानी पर, तो इसको हम सोशलाइजेशन को ऐसे याद रख सकते हैं।
अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक थे वो अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड्स चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। जो हमारा एडोलसेंस होता है, हमारा किशोरावस्था होती है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो क्या क्या चैलेंज फेस करती है और उनको इम्प्लीकेशन और डिज़ाइन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या क्या कौन कौन से संस्थागत सपोर्ट हैं। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एडोलसेंस। एडोलसियर से बना है, एडोलसेंस किससे बना है, एडोलसियर से। ये एडोलसियर कहाँ कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड। ये एग्जाम में आ जाता है कि एडोलसियर कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड। एडोलसियर से बना है एडोलसेंस हमारा, और ये एक लेटिन वर्ड है। मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस का मीनिंग क्या होता है, टू ग्रो अप और टू मैच्योर। It is a period of transition between childhood and adulthood that involves a number of changes in body and mind। जो हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में एक बहुत सारे चेंज होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं इस अडल्ट ये क्या होता है हमारा अडोलसेंस के अंदर। और ये पीरियड कौन सा होता है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में ट्रांजिशन का काम करता है। देखो सबसे पहले आती है हमारी इन्फेंसी शैशव अवस्था, फिर आता है हमारा चाइल्डहुड बाल्यावस्था, फिर आता है हमारा अडोलसेंस, फिर आता है हमारा अडल्टहुड। तो ये किसके बीच में ट्रांजिशन का काम करता है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। टर्म अडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ इनविटेबल टर्मल। इनविटेबल टर्मल क्या होता है, उथल पुथल का टाइम होता है। ये जो अडोलसेंस होता है उथल पुथल का, ये वाला कीवर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। तो ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, अडोलसेंस का, उथल पुथल का। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, तनाव और तूफान की अवस्था होती है ये अडोलसेंस। डिस्क्राइब्ड बाय स्टैनले हॉल, ये वाली टर्म किसने दी, स्टैनले हॉल ने, इन इज बुक अडोलसेंस। उसकी कौन सी बुक में दी थी, अडोलसेंस में। 3 मेन कैटेगरीज होती है, 3 मेन कैटेगरीज होती हैं इसकी स्ट्रेस और स्ट्रोम की। कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ उनका क्या रहता है, झगड़ा रहता है। मूड डिस्ट्रप्शन, मूड स्विंग होते रहते हैं, मूड बदलते रहते हैं। रिस्की बिहेवियर हो जाता है, तो कौन सा होता है, जो जोखिम लेने वाले काम करते हैं इसमें अडल्टहुड। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या था, CMR। C माने कन्फ्लिक्ट, M माने मूड स्विंग, R माने रिस्की बिहेवियर। तो ये 3 वाले इसके कीवर्ड होते हैं, ये याद रख सकते हैं आप। अडोलसेंस का मीनिंग क्या होता है, ग्रो अप और टू मैच्योर। इसके स्टैनले हॉल इसके फादर है और उसने कौन सी टर्म दी थी, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। और उसके 3 टाइप कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कन्फ्लिक्ट, मूड स्विंग, रिस्की बिहेवियर। नीड एंड चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस, इसकी कोई नीड और चैलेंजेस कौन से, किशोरावस्था की आवश्यकताएं और चुनौतियां कौन सी हैं। जैसे हमें जॉब की जरूरत है, हम किशोर हैं, तो ये हमारी क्या होगी, नीड। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टडी। स्टडी हमारा क्या हो गया, कंसर्न। और चैलेंज क्या हो गया, हमें इसे फेस करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चैलेंज। अब किशोरावस्था में कौन कौन से चैलेंज आते हैं, सबसे पहले आते हैं फिजिकल ग्रोथ नीड्स एंड चैलेंजेस, शारीरिक विकास की आवश्यकताएं और चुनौतियां। शारीरिक विकास में कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, द प्रोसेस ऑफ रैपिड फिजिकल चेंज इन एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबरिटी। अब ये प्यूबरिटी वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है कि रैपिड फिजिकल चेंज जो होते हैं हमारे एडोलसेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबरिटी। और प्यूबरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, यौवनावस्था। तो यौवनावस्था किसको बोलते हैं, रैपिड, बहुत जल्दी जो फिजिकल चेंज होते हैं हमारे किशोरावस्था में, उसको हम बोलते हैं प्यूबरिटी। इट स्टार्ट्स ग्रेजुअली फ्रॉम अराउंड 10 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 13 फॉर बॉयज। ये लड़कियों में 10 साल की उम्र से शुरू हो जाती है प्यूबरिटी, और लड़कों में 13 साल की उम्र से। लड़कियां इसमें प्यूबरिटी में लड़कों से आगे होती है और बॉयज कम होते हैं। बॉयज में 13 साल की उम्र से शुरू होती है और लड़कियों में 10 से। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रैपिड फिजिकल चेंज इन बॉडी इन एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबरिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, यौवनावस्था। साइकोलॉजिकल नीड्स एंड चैलेंज, साइकोलॉजिकल नीड क्या क्या होती है हमारी, मनोवैज्ञानिक क्या क्या जरूरतें होती है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। कॉमन साइकोलॉजिकल कंसर्न टू अनमेट नीड्स ऑफ एडोलसेंस आर कॉल्ड। हमारी किशोरावस्था में बहुत सारी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है, जो पूरी नहीं होती, उसके अनुसार हमारा बिहेवियर भी बदल जाता है, वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड होती है। जैसे अनमेट डेवलपमेंट फैमिली इशू, हमारे परिवार में भी हमारी कई इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जो हमारा परिवार हमारी पूरी नहीं करता, उसके अनुसार वो हमारी कौन सी वो हो जाती है, नीड हो जाती है, साइकोलॉजिकल नीड। अनमेट पर्सनल इशू, जैसे हमारा किसी के साथ लव अफेयर हो जाता है और वो हमारा टूट जाता है, तो वो भी हमारी साइकोलॉजिकल नीड हो जाती है। अनमेट रिलेशनशिप हमारे अधूरे रह जाते हैं, तो ये हमारी सारी किस में आती हैं, साइकोलॉजिकल नीड में। ये वाले दे के ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी एडोलसेंस की कौन सी नीड के अंदर आता है, तो ये आता है हमारी साइकोलॉजिकल। जितनी भी अधूरी इच्छाएं होती हैं, वो चाहे फैमिली से हो चाहे फ्रेंड ग्रुप से हो, वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड के अंदर आती हैं।
नेक्स्ट है हमारी इमोशनल नीड। ये इमोशनल नीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भावनात्मक आवश्यकताएं और चुनौतियां। भावनात्मक आवश्यकताएं भी होती हैं इनकी अडोलसेंस में। इमोशनल लाइबिलिटी क्या होती है इसमें, जो हमारे किशोरावस्था में जो इमोशनल लाइबिलिटी होती है, भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है बच्चा। इम्पल्सिवनेस, बहुत जल्द आवेग में आ जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। एक्साइटमेंट, वो उत्साह में भी जल्दी आ जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और इंटीमेसी, अंतरंगता, सेक्सुअल रिलेशन भी इसमें हो जाते हैं। जो नहीं मिला किसी को नहीं कहा, जो चीज़ हमें नहीं मिली, जो हमारी पूरी नहीं हुई, तो वो हमारी क्या होती है, साइकोलॉजिकल नीड। आंखें नम है वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड, और आंसू आ गए वो है हमारी इमोशनल नीड। क्योंकि इमोशनल नीड में हम आक्रामक भी हो जाते हैं, उत्साह से भी भर जाते हैं, और भावनात्मक रूप से अस्थिर भी होते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल नीड है उनमें हम किसी को कुछ नहीं बोलते। ऑप्सो कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, इमोशनल नीड वाला और साइकोलॉजिकल नीड वाला। बिहेवियर नीड्स एंड चैलेंजेस, व्यावहारिक आवश्यकताएं और चुनौतियां। व्यावहारिक आवश्यकताएं कौन सी होती है हमारी? किशोर चाहते हैं कि उनके माता पिता नियमों और सीमाओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत रहे। लेकिन माता पिता अपने बच्चों से हर सारी बातें छुपाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे सारी बातें जानना चाहते हैं। कि इससे भी उनका क्या होता है, बिहेवियर नीड होती है कि माता पिता जो कर रहे हैं या उनके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये हमारी बिहेवियर नीड और चैलेंजेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोशल नीड्स एंड चैलेंजेस। अब किशोर की सामाजिक आवश्यकताएं भी होती हैं और चुनौतियां भी होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीयर ग्रुप इन्वॉल्वमेंट। अब जिसके फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी होती है, फ्रेंड अच्छे होते हैं, और इन्वॉल्वमेंट पीयर ग्रुप में ज़्यादा होती है, वो सोशल स्टेबल होता है। लेकिन जिसके फ्रेंड नहीं बन पाते वो इंसान इंट्रोवर्ट बन जाता है और उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारा कोग्निटिव ट्रांजिशन नीड्स एंड चैलेंजेस। जब कोग्निटिव क्या होता है हमारा, संज्ञानात्मक संक्रमण। ट्रांजिशन क्या होता है, संक्रमण। किशोरावस्था के अंदर संज्ञानात्मक संक्रमण भी होता है और उसकी आवश्यकताएं और चुनौतियां होती है। अब इसको समझते हैं। जैसे +2 में कोई बच्चा आर्ट ले लेता है, कोई पीसीएम लेता है और कोई कॉमर्स। जो बच्चा आर्ट लेता है उसको ये समझा जाता है कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसके मतलब उसको हर तरह से ऐसी बातें सुनने को मिलती है, और वो क्या होता है, कोग्निटिव रूप से टॉर्चर होता है कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है। हर बार उसको कंपैरिजन किया जाता है उसका दूसरों से, कि ये दूसरों से ठीक नहीं है, दूसरे से सुपीरियर है। इससे बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, इन्फीरियरिटी आ जाती है कंपैरिजन करने से। और कंपैरिजन करने से ये बच्चा क्या हो जाता है, इन्फीरियरिटी आ जाती है तो वो सैड हो जाता है। इस सैड की फुल फॉर्म क्या है, S से सोशल, N से एंजाइटी, D से डिसऑर्डर। सैड की फुल फॉर्म क्या है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब 12th में जो नीट है ये भी क्लियर करने का प्रेशर होता है बच्चों पे, +2 के बाद भी IIT वगैरह। तो जो बच्चों से क्लियर नहीं हो पाता, ये हमारा किसके अंदर आता है, कोग्निटिव ट्रांजिशन, संज्ञानात्मक संक्रमण के अंदर आता है। तो बच्चे क्या कर लेते हैं, सुसाइड। अब इस अडोलसेंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, अडोलसेंस फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। सरकार ने किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, कि किशोरों का स्वास्थ्य अच्छे प्रकार से रखा जाए, इसके लिए सरकार ने क्या चलाई, एक स्कीम चलाई। AFHS की फुल फॉर्म क्या होती है, अडोलसेंट फ्रेंडली, H से हेल्थ, S से सर्विस। ये किसने चलाई थी, हमारी WHO ने चलाई थी, कि अडोलसेंस सेफ समझे खुद को। एडोलसेंस क्या समझे, खुद को सेफ समझे। और ये इंडिया में इसी की नकल करके, इसी की तर्ज पे इंडिया वालों ने क्या बनाया, RKS। R होता है हमारा राष्ट्रीय, K होता है किशोर, S होता है स्वास्थ्य, K होता है कार्यक्रम। इनकी फुल फॉर्म को आप याद रखना। ये कब चलाया गया, 2014 में। इंडिया एडोलसेंस की मेंटल हेल्थ के लिए, एडोलसेंसों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंडिया ने ये चलाया RKS की प्रोग्राम। अब इस RKS को हम क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रीय को नेशनल, किशोर को अडल्ट, स्वास्थ्य को हेल्थ, के कार्यक्रम को प्रोग्राम। तो ये क्या बन गया हमारा NAHP। अगर हमसे पूछ लिया जाए NAHP की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल अडल्ट हेल्थ प्रोग्राम। और इसके लिए, और इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडली सर्विसेज, दोस्ताना सेवाएं। AFHS हमारी क्या होती है, एडोलसेंस फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज हमारी क्या होती हैं, दोस्ताना सेवाएं होती हैं। हमारा जो मेंटल हेल्थ एक्ट था वो 2017 में आया था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये कब लागू हुआ, 2018 में। स्टूडेंट KVS का सेम यही सिलेबस था, और उन्होंने सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब ये जो AFHS था उसकी 6A थी जो उन्होंने लागू की थी। तो वो AFHS की जो अडोलसेंस हेल्थ केयर प्रोग्राम था उसकी 6A कौन कौन सी हैं,
अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अप्रोचेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस और अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है? हमारी उपलब्धता। उपलब्धता क्या होती है कि जहाँ पर भी ये सेंटर बनाए गए हैं एडोलसेंस हेल्थ केयर, वहाँ पर तक बच्चा आसानी से पहुँच सके। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? अभिगमकता क्या होनी चाहिए? पहुंच क्या होनी चाहिए? नियर होने चाहिए वो घर की। और क्या होती है? अप्रोचेबिलिटी। अप्रोचेबिलिटी क्या होती है? पहुंच, अक्षमता, मतलब अप्रोच कर पाए बच्चा, इंटरेक्शन कर पाए, बात कर पाए इजिली। एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है? स्वीकार्यता, मतलब जो भी वो AFHS में जो भी किशोरों के सवाल मेंटल हेल्थ के लिए बैठे हो, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने और उसको समझे। अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है? उपयुक्तता, कि उनको उपयुक्त एडवाइस भी दे, सलाह भी दे। अफोर्डेबिलिटी क्या होती है? फीस, कोई फीस नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे के सामर्थ्य के अंदर होना चाहिए। अब ये आ जाता है क्वेश्चन कि AFHS में इंटरेक्शन 6A के कौन सी ए के थ्रू आता है? तो इंटरेक्शन किसके अंदर आता है? हमारा अप्रोचेबिलिटी के अंदर। जैसे फील कंफर्टेबल, बच्चा कंफर्टेबल फील करे। अप्रोचेबिलिटी में क्या होता है? बात कर पाए, इजिली इंटरेक्शन कर पाए। एक्सेप्टेबिलिटी, अडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने। एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है? कि वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करे? सुने, कि वो क्या चाहता है और ऐसा बिहेवियर उसका क्यों है। एडोलसेंस एजुकेशन, किशोरावस्था की शिक्षा के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया AEP, इसको क्या बोलते हैं? AEP की फुल फॉर्म क्या है? एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। और एक होता है हमारा IEP क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, इनको याद रखना। ये AFHS के द्वारा चलाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन डिसीजन टू इम्प्लीमेंट AEP इन ऑल सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, मतलब जो ये सेक्स की शिक्षा है, ये सरकार ने क्या की? AEP क्या होती है? हमारी एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब ये सेक्स वाली शिक्षा है, ये सभी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लागू की जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ये AEP था। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? टू डेवलप वैल्यू इनहांस्ड लाइफ स्किल, वैल्यू इनहांस हो सके लाइफ में। टू डेवलप हेल्थी एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर टुवार्ड्स प्रोसेस ऑफ HIV। अब कई बार बच्चों को इनके बारे में, ये सेक्सुअल एजुकेशन होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता, वो HIV/AIDS से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने ये वाली सेक्सुअल जो एजुकेशन है वो चलाई। टू एनेबल देम टू डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइज। अब ये जो जेंडर, लिंग को लेकर जो रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह है उनको खत्म किया जा सके, कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है या लड़के लड़कियों से अच्छे होते हैं। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, अब हमारा कौन सा आ गया? कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स एंड डिबेट ऑन डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस। अब ग्रोथ क्या है हमारी, वृद्धि क्या, और मैच्योरेशन क्या, और डेवलपमेंट के विकास के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, और डिबेट क्या है डेवलपमेंट के ऊपर, और डेवलपमेंटल टास्क और उसको फेस करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ को बोलते हैं हम वृद्धि और डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास। और अब पढ़ेंगे हम इन ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या फर्क है। टू द इंक्रीज इन वेट एंड साइज, लेंथ एंड वेट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड ग्रोथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ हमारी क्या होती है? सीन, उसको देख सकते हैं। और क्या होती है? वो क्वांटिटी। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क देखते हैं। ग्रोथ हमारी सीन होती है, ग्रोथ वृद्धि होती है, वो हमको दिखाई देती है कि बच्चा कितना लंबा हो रहा है, कितना मोटा हो रहा है। और इसको डेवलपमेंट को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ग्रोथ क्या होती है? लिमिटेड होती है, सीमित, एक टाइम के बाद रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, ये चलता रहता है पूरी उम्र तक। ये नैरो होती है ग्रोथ, संकीर्ण होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? वाइड, चौड़ा होता है। ये क्वांटिटेटिव, ये गुण मात्रात्मक होती है, ये इसको गिना जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है।